नई चाह बिन किसी साइड इफेक्ट के ये दिलाएगी आराम की आह। होम्योपैथी सेहत की नई परिभाषा, होम्योपैथी लोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्म में, सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। होम्योपैथी है इसकी भाषा, होम्योपैथी रोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा हर किस्म में, सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। होम्योपैथी नेचुरल है इसकी भाषा, होम्योपैथी सच्चा इलाज है इसका दावा। डॉक्टर मनीष पाटीदार ने हमें बताया, इस राह में सच्चाई का साया। रोग मिटेंगे दर्द मिटेंगे, सहज उपाय है हर जगह फैलाया। होम्योपैथी है ये आवाज, होम्योपैथी अब मिले हर दिल को सुकून का राज। नेजल पॉलिप को समझिए तो एक सॉफ्ट, पेनलेस, नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है नेजल पैसेज के लेवल पर, जो म्यूकस मेम्ब्रेन के इरिटेशन के कारण डेवलप होती है और पर्टिकुलरली आपके नोज में वहां पर स्ट्रैंगुलेटेड करते हुए नजर आती है दोस्तों। यानी नेजल पैसेज या साइनस की लाइनिंग पे डेवलप होती है। ये नोज का अंदर का जो नेजल पैसेज होता है उसकी जो लाइनिंग होती है वहां पर आपको नजर आती है। ये याद रखना दोस्तों, जो टीयर ड्रॉप्स होती है, ठीक है, जो आंखों के आंसू निकलते हैं या ग्रैप्स के जैसे, ठीक है, आप अंगूर के जैसे, या फिर हैंग डाउन लटके हुए स्टिमुलेटेड करते हुए, जैसे किसी को फांसी देती है ना, इस प्रकार से हैंग डाउन, बिल्कुल हैंग डाउन लटका हुआ वहां पर आपको नजर आता है। दोस्तों याद रखना, ये कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन नहीं होता, ये धीरे धीरे सिम्टम डेवलप होता है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। अगर आपको अस्थमा हो रहा है, रिकरेंट नेजल इन्फेक्शन हो रही है, आपको एलर्जीज हो रही है, आपको ड्रग की सेंसिटिविटी है, या आपको कुछ सर्टेन इम्यून डिसऑर्डर है दोस्तों जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपके खिलाफ वर्क कर रहे हैं, तो याद रखिएगा उस कंडीशन में स्मॉल नेजल पॉलिप सिम्टम को कॉज नहीं करते, ठीक है। जब वहां डेवलप होंगे स्मॉल नेजल पॉलिप, वो सिम्टम को कॉज नहीं करेंगे। जब वो हैंग डाउन करेंगे और जब मूवमेंट वाइब्रेशन करेंगे सांस लेते दौरान, जब वो टच करेंगे, सेंसेशन करेंगे, उस दौरान आपको प्रॉब्लम नजर आती है। तो याद रखिएगा स्मॉल नेजल पॉलिप सिम्टम को कॉज नहीं करता है, लेकिन जैसे जैसे लार्जर ग्रोथ होती है या नेजल पॉलिप के जो ग्रुप्स होते हैं वो नेजल पैसेज में डेवलप होते हैं, तो नेजल पैसेज के ल्यूमन को सकरा कर देते हैं, अर्थात जो पैसेज होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। इसी के कारण ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यही मेनली ब्रीदिंग प्रॉब्लम के रूप में सामने आती है दोस्तों। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रही है, स्मेल की सेंस लॉस हो जाती है दोस्तों, ठीक है, वहां पर स्मेल की जो सेंस होगी लॉस्ट हो जाएगी। इसीलिए नेजल पॉलिप किसी को भी प्रभावित कर सकता है, चाहे बच्चा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, किंतु ये एडल्ट्स में बहुत कॉमन होता है दोस्तों। मेडिकेशन के कारण जब बहुत उल्टी सीधी रेस्पिरेटरी एंटीबायोटिक्स दी जाती है दोस्तों, प्राय नेजल पॉलिप श्रिंक हो जाता है या कई बार एलिमिनेट हो जाता है, किंतु कभी कभी सर्जरी की आवश्यकता होती है दोस्तों। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में सर्जरी की आवश्यकता ही नहीं। मैंने जितने पेशेंट अपने लेवल पर देखे, सारे के सारे क्यूर हुए। इसलिए आप भी कॉन्फिडेंटली वहां पर जाना, ताकि आप उसको किसी भी लेवल पर क्योर कर सको दोस्तों। सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद नेजल पॉलिप प्राय रिटर्न भी आ जाता है दोस्तों। याद रखना, मॉडर्न साइंस अगर उसकी सर्जरी करता है या वो कहता है कि हाँ मैंने इसको सर्जिकली रिमूव कर दिया, रिटर्न आ जाता है, जैसे पायल्स आता है। हम लोगों के ट्रीटमेंट के बाद रिटर्न आते हुए 99/1, यानी 100 में से 1 केस में देखा जाता है, 99 केसेस में नेजल पॉलिप नहीं आता है, ठीक है। जब आप नेजल पॉलिप के कॉज को देखते हैं दोस्तों, तो नेजल म्यूकोजा के इन्फ्लाम टिश्यू जो वहां पर ग्रो करते हैं उसके कारण देखने को मिलता है। यानी म्यूकोजा एक बहुत ही वेट लेयर होती है, बहुत ही चिपचिपी नमी वाली लेयर होती है, जो कि हमारी नोज के इनसाइड में वहां पर प्रोटेक्शन करने में मदद करती है, प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। याद रखना, साइनस जो हम ब्रीथ करते हैं, एयर को लेते हैं दोस्तों, उसे ह्यूमिडिफाई करने का काम करता है, उसमें नमी प्रदान करने का काम करता है। और एक इन्फेक्शन के दौरान क्या होगा, जो एलर्जी इंड्यूस इरिटेशन हो रहा है, जो बार बार वहां किसी चीज से इरिटेशन हो रहा है दोस्तों, नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन स्लोड हो जाएगी, खुल जाएगी, सूजन आ जाएगी, रेड हो जाएगी, और इसमें फ्लूइड प्रोड्यूस होता है दोस्तों। याद रखना, जब ये कंडीशन के साथ आपको वहां पर नजर आती है दोस्तों, तो जो ड्रिप आउट होता है वो फ्लूइड कैसा होता है, नोज के माध्यम से, पोस्टीरियर नेजल के माध्यम से बहुत इजीली नाक से बाहर टपकता रहता है। प्रोलॉन्ग इरिटेशन के साथ, लंबे समय तक इरिटेशन के साथ म्यूकोजा जो होते हैं एक पॉलिप को फॉर्म करती है, ठीक है, वो म्यूकोजा एक पॉलिप को फॉर्म करती है दोस्तों। और इसीलिए याद रखना, जब इस प्रकार की कंडीशन डेवलप होगी, पॉलिप राउंड ग्रोथ होता है, ठीक है, वहां पर चारों तरफ उसको ल्यूमन को राउंड ग्रोथ
अर्थात सीधा कह सकते हैं कि स्मॉल सिस्ट के जैसे वहां पर डेवलप होता है जो नेजल पैसेज को ब्लॉक कर देता है। याद रखना कुछ लोगों में पॉलिप्स डेवलप होता है जिसके साथ में कई प्रीवियस नेजल प्रॉब्लम होती है। उन लोगों को जिनको बार बार छींकें आती है, जिन लोगों को कंजेशन होता है, पोस्टीरियर नेजल ड्रिप होती है, कई लोगों को साइनोसाइटिस होता है, कई लोगों को राइनाइटिस होता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, पूर्व में हुई उसको जितने भी प्रॉब्लम्स होती है वो यहाँ पर पॉलिप्स का डेवलपमेंट को लेवल को ट्रिगर करती है। इसीलिए बहुत सारी कंडीशन है जैसे क्रॉनिक या रिकरेंट साइनस इन्फेक्शन हो गया, अस्थमा हो गया, एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, है फीवर हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, चर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम हो गया, सेंसिटिविटी टू नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग एंटासिड का ज्यादा सेवन करने से दोस्तों एक एलर्जी जैसे रिस्पांस को एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पांस को डेवलप करता है जैसे कि आइबुप्रोफेन या एस्पिरिन। इनको लिया कि वहां पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और इसीलिए कई बार इनमें हेरिडिटरी टेंडेंसी भी आपको नजर आती है दोस्तों, जिसमें किसी भी व्यक्ति को नेजल पॉलिप डेवलप होते हुए नजर आते हैं। कुछ लोगों में बहुत कॉमन है दोस्तों। इसलिए इसके कारण, इसकी जीन्स के कारण, इसकी म्यूकोसा से रिएक्ट होकर वहां पर इंफ्लेमेटरी प्रोसेस डेवलप होती है और उस इंफ्लेमेटरी प्रोसेस के लेवल पर नोज के लेवल पर नेजल सेप्टम निकल कर आता है। लेकिन सबसे ज्यादा देखा गया है एलर्जीज के कारण। इरिटेशन होना म्यूकस मेम्ब्रेन का सबसे पहला कारण होता है नेजल पॉलिप को डेवलप करना। जब आप सिम्प्टोमेटिकली देखते हैं दोस्तों तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचर में आपको देखने को मिलता है। आप सब जानते हैं नेजल पॉलिप क्या होता है। नेजल पॉलिप सॉफ्ट पेनलेस ग्रोथ होती है दोस्तों, जो नेजल पैसेज के अंदर के साइड आपको नजर आती है और ऐसे एरिया में उत्पन्न होती है जहां पर अपर साइनस ड्रेन करता है। ऊपर का जो साइनस होता है वो ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करने के लिए नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन में ओपन करता है। यानी हमारे नोज में जहां पर आइस, नोज और चीक बोन तीनों आपस में मिलती है, वो पॉइंट सबसे ज्यादा सफर करता है। आइस, नोज और चीक बोन, ये जो दिख रहा है ना आपका, है ना, आइस यानी आप सीधे कह रहे हैं पोस्टीरियर डायरिस का पॉइंट, जहां पर आइस, नोज और चीक बोन तीनों आपस में मिलती है वहां पर। यदि पेशेंट को प्राय पता ही नहीं चलेगा उसका नेजल पॉलिप है। क्यों? क्योंकि उसमें नर्व सेंसेशन लैक हो जाता है। यहाँ जो नर्व का सेंसेशन होता है बहुत कम हो जाता है, इसलिए उसे पता ही नहीं चलता कि नेजल पॉलिप है। लेकिन पॉलिप जितना ज्यादा बड़ा हो जाता है ताकि जो नेजल पैसेज को ब्लॉक कर सके, और जब वाइब्रेशन करता है तो उस वाइब्रेशन से जो सेंसेशन जनरेट होता है आगे की नर्व में वो बहुत डेंजरस होता है। उसी के कारण उसको नेजल पॉलिप महसूस होता है। लगातार नेजल ड्रिप वहां पर बना हुआ रहता है दोस्तों। जब इसके परिणाम स्वरूप आप देखते हो कि क्रॉनिक कंजेशन हो रहा है तो आपको याद रखना है दोस्तों, जब भी कंजेशन होगा देयर में भी इन्फ्लेमेशन। आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, ऐसा सेंसेशन जब भी महसूस होता है बहुत सारे सिम्टम लेकर आएगा। सबसे पहले नोज ब्लॉक। पेशेंट शिकायत करता है कि साहब मुझे तो नाक बंद हो जाती है, कई बार नाक रात में, कई बार दिन में, ठीक है, लगातार मेरी रनी नोज होती है, मेरी नोज से पानी निकलता रहता है। मुझे पोस्ट नेजल ड्रिप यानी नाक के पिछले भाग से लगातार ऐसा महसूस होता है कि पानी बाहर टपक रहा है। लगातार पेशेंट नाक को पोंछता रहता है। याद रखना दोस्तों, जब एक्सेस म्यूकस रन डाउन करेगा तो थ्रोट के बैक में, गले के बैक साइड में नेजल स्टीफनेस के लेवल पर, नेजल कंजेशन के लेवल पर स्मेल की सेंस को देखोगे आप रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए माउथ की जो ब्रीदिंग होती है वो माउथ के थ्रू होती है, नोज के थ्रू नहीं हो पाएगी। इसीलिए फेस या फोरहेड में प्रेशर की फीलिंग होती है। ये जो फेस है और फोरहेड का जो पार्ट है यहाँ पर प्रेशर की फीलिंग होती है। स्लीप एपनिया हो जाता है, नींद नहीं आती, स्नोरिंग होता है, ठीक है, पेन या हेडेक भी उत्पन्न होता है। यदि ये वहां पर साइनस इन्फेक्शन है तो पॉलिप और नेजल पॉलिप प्लस साइनोसाइटिस बहुत कॉमन कंडीशन है जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं, एक दूसरे के साथ में पाए जाते हैं। इसलिए जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो ऐसे पेशेंट का तो नोज के पॉजिटिव टार्च लगा के जरूर देखिएगा। किसी प्रकार का नेजल पॉलिप होगा, इरिटेशन हो रहा होगा, सर्दी खांस कर रहा होगा, आप उसको डायग्नोस कर सकते हो। इसीलिए नेजल पैसेज में देखने पर दोस्तों नेजल पॉलिप का डायग्नोसिस बहुत इजी हो जाता है। आप ओटोस्कोप ले लो, नेजोस्कोप ले लो, वहां पर पॉलिप साइनस में डीप में होता है जो डॉक्टर वहां पर नेजल एंडोस्कोपी परफॉर्म करता है, जिसके माध्यम से इस प्रोसीजर में एक थीन फ्लेक्सिबल ट्यूब के साथ एक लाइट कैमरा नेजल पैसेज में इंटरफेस देते हैं दोस्तों और वहां पर गाइड करते हैं। जो टेस्ट नेजल पॉलिप के डायग्नोसिस में यूज करते हैं दोस्तों वो ब्लड, आपका रेटिकुलर एंडोथेलियम, आपका मतलब एलर्जी टेस्ट, ठीक है, आपका एमआरआई, सीटी स्कैन, कई प्रकार के एक्सरे जो साइनस के लेवल से नेजल पॉलिप के लेवल को दर्शाते हैं। कई बार एलर्जी टेस्ट परफॉर्म की जाती है दोस्तों जो नेजल इन्फ्लेमेशन के लिए कॉज होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एलर्जीज की एक बहुत ही वैरायटीज होती है जो वहां पर डायग्नोस करना होता है। तो आजकल दो टेस्ट है, या तो आप इंजेक्शन लगा लीजिए या 5500 या 6000 की टेस्ट होती है जो आपका ब्लड दे दीजिए, उसमें जितनी भी एलर्जीज होती है उसके बारे में सीधा पता लगाया जा सकता है, लेकिन बहुत कॉस्टली होती है दोस्तों। इतने में तो हमारा इलेक्ट्रोमेटिक ट्रीटमेंट के माध्यम से नेजल पॉलिप को हम चलते फिरते ठीक कर देते हैं। P2, S5, C5, F1G ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको D6 या 30, मेरा मानना है 30 से शुरू करिए। कोई एकाएक पेशेंट आपके पास नहीं आता, बहुत क्रॉनिक आता है, इसलिए 30 से शुरू करिए, 10 तक आइए, 5 तक आइए, 3rd पर आइए और धीरे धीरे रिड्यूस करते जाइए, आपका पेशेंट रिकवर हो जाएगा। A2, P2B या मेरा मानना है S2, C2, P2B, यहाँ पर S2 भी आप शामिल करिए, S2, A2, P2B, अल्टरनेट C5 या C4, S5G, D6 या 30 से आप शुरू कर सकते हो। अगर नेगेटिव करना तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाओ, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों।
P1C5G ये सबसे बेस्ट फार्मूला है दोस्तों। P6A2G 30 डायल्यूशन, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। मेरा मानना है कारण कुछ भी हो सकता है। मेरा एक दोस्त है वो उल्टा सीधा काम करता है, मैं यहाँ पर हमेशा C5F1G को स्मेल में देता हूँ, ठीक है, लेकिन उसका कहना है C1 C2 C3 C4 C5, क्योंकि उस एरिया में ह्यूमिडिटी वाले केसेस ज्यादा आते हैं, तो वहां पर नेजल पॉलिप का रिकॉर्ड है उसके पास, मल्टीपल पेशेंट्स है दोस्तों, सारे के सारे क्योर हो गए, ठीक है, तो दोबारा रिटर्न भी नहीं हुआ, अभी भी ह्यूमिडिटी में रहता है लेकिन रिटर्न नहीं हुआ। तो वहां पर उसने C1 से C5G, C1 C2 C3 C4 C5G सबका D4 मिला लिया और स्मेल करा दिया। बहुत क्विक रिजल्ट, जो 3 महीने 4 महीने में 15-15 दिन में नेजल पॉलिप गायब होते हुए दिखाए उसने, मैंने प्रैक्टिकल देखे हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मेरा मानना है C5F1G को D4 में स्मेल करें, या नेबुलाइजर है आपका, उस नेबुलाइजर को D4 बनाओ, उसमें आप G की 5 ड्रॉप डाल दो और उसका स्मेल करा दो, आप देखेंगे नेजल पॉलिप छूमंतर हो जाएगा। या डायरेक्टली G को 5 ml RS में 5 ड्रॉप D1 से डालिए, स्मेल कराइए, नेजल पॉलिप गायब हो जाएगा। बहुत सारे केसेस में हम में आप में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिकली इसका यूज किया है दोस्तों और रिजल्ट लिए है, ठीक है। तो ये नेजल पॉलिप था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी डिसीजेस की बात करते हैं। आज मल्टीपल प्रोटोकॉल्स होने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं एपनिया। एपनिया, जब रेस्पिरेटरी पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो घबराने की जरूरत तब होती है जब उसका लिंक हार्ट से होता है। कार्डियोवैस्कुलर और आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक का जब लिंक होता है तब आपको थोड़ा घबराने की जरूरत है। अन्यथा यदि रेस्पिरेटरी डिसीज चाहे हेरिडिटी या किसी भी कारण से हो दोस्तों, तो एपनिया, याद रखना, ब्रीदिंग की टेम्परेरी अरेस्ट को कहते हैं, यानी अचानक सांस चलते चलते 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए सांस रुके फिर से आ गई, ठीक है, ये कंडीशन एपनिया कहलाती है। लेकिन दोस्तों लिटरली एपनिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का एब्सेंस हो जाना। अब ब्रीदिंग का एब्सेंस हो जाना यानी ये तो सीधे मरने की नौबत आ रही है ना। याद रखना एपनिया वॉलेंटरीली भी प्रोड्यूस होता है, जिसे हम ब्रीथिंग होल्डिंग या वॉलेंटरी एपनिया भी कहते हैं, यानी आप में दम होना चाहिए। कई लोग जो नदी में तैरते हैं वो नदी के नीचे जाते हैं तो सांस लेना बंद कर देते हैं, ठीक है, कई बार कई मिनट तक वहां पर सांस रोके रहता है फिर बाहर आ जाता है, यानी ये आपके लंग्स की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ब्रीदिंग को कितने समय होल्ड कर सकते हैं। ये वॉलेंटरी होता है, ऐच्छिक होता है, आपके ऊपर होता है, ठीक है, आप कितने समय तक ब्रीदिंग को वहां पर रोक सकते हो, ठीक है। आप जैसे किसी गली मोहल्ले में जाते हो, गंदी एरिया में जाते हो, आप सांस को रोक लेते हो और निकल के जाते हो जल्दी जल्दी, ठीक है, वहां सांस नहीं लेते क्योंकि स्मेल बहुत गंदी है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये आपके खुद के लंग्स की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों, इसलिए याद रखना दोस्तों, ये नॉर्मल ब्रीदिंग होल्डिंग टाइम को हम एपनिया टाइम कहते हैं, यानी आप कितने समय तक आपकी ब्रीदिंग को होल्ड कर सकते हो वो एपनिया टाइम कहलाता है। एक नॉर्मल पर्सन में 40 से 60 सेकंड्स होता है दोस्तों, प्रति टाइम में 40 से 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर एक नॉर्मल व्यक्ति डीप इंस्पिरेशन के बाद 40 से 60 सेकंड अपनी ब्रीथ को होल्ड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं, उसके बाद, ठीक है। याद रखना जब एपनिया उत्पन्न होता है तो आपको याद रखना है कि आदमी की कैपेसिटी क्या है। अगर एपनिया उत्पन्न हो रहा है तो वॉलेंटरी इफेक्ट देखना है आपको, यहाँ पर इफेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है। वॉलेंटरी मतलब ऐच्छिक इफेक्ट क्या हो रहा है, वॉलेंटरी एफर्ट के द्वारा ब्रीदिंग का अरेस्ट होना वॉलेंटरी एपनिया कहलाता है या ब्रीथ होल्डिंग कहलाता है, ठीक है। ब्रीथ होल्डिंग टाइम को हम प्रैक्टिस के द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं। मेरा मित्र है जो मैक्सिमम दोस्तों 4 to 5 मिनट्स, नर्मदा नदी है हमारे यहाँ तैरने का काम, जब वो पानी के अंदर घुसता है तो मैक्सिमम 3 किलोमीटर का पार्ट है दोस्तों, 3 किलोमीटर इधर से उधर 3 किलोमीटर है, 2 बार सांस लेता है, ठीक है, ऊपर निकलकर 2 बार सांस लेता है और पूरा इस नदी से इधर से बहुत गहरी है, इधर से निकलता है, बीच में ओपन होता है और निकलता है, बीच में ओपन होता है फिर सीधा उस पार निकलता है, ठीक है, इतनी बड़ी कैपेसिटी। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ती है, ठीक है, और प्रैक्टिस के द्वारा हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। 40 से सेकंड जो 60 सेकंड होते हैं दोस्तों, उससे ज्यादा आप एक्सरसाइज पर, आपके विल पावर पर और योग के माध्यम से आप उसको प्राप्त कर सकते हो। वॉलेंटरी जो एपनिया होता है इसके एंड पर जब ये समाप्त होता है, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ब्रीथ के लिए फोर्स करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। जैसे ही वॉलेंटरी आपकी ऐच्छिक एपनिया खत्म हुआ, उसी के समान बहुत तेजी के साथ आप सांस को लेना चालू हो जाओगे, ये ब्रेकिंग पॉइंट कहलाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो चुका होता है ना, जो स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेटरी सेंटर को। ये भी एक गोल्डन मैजिक है हमारी बॉडी में कि जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ज्यादा होता है तो वो स्टिमुलेट करता है डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सेंटर को। रेस्पिरेटरी सेंटर जिसके कारण ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, वहां पर उसके अलावा हाइपोक्सिया और इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करने के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। इसलिए जैसे हाइपोक्सिया होगा, इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अर्थात पीएच लेवल बढ़ेगा, उसी लेवल पर दोस्तों रेस्पिरेटरी सेंटर का स्टिमुलेशन हो जाएगा। और यही कारण है जब आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ती है ना, तब एसिड पीएच लेवल बढ़ रहा है ना, उसी दौरान वहां पर तुरंत दोस्तों
आपका रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होता है, इरिटेट होता है, ठीक है। इसीलिए याद रखना, किसी को एसिडिटी होती है, थ्रोट इन्फेक्शन बहुत कॉमन भी होता है ऐसे लोगों में, याद रखना। एपनिया हमेशा हाइपर वेंटिलेशन के द्वारा फॉलोड होता है, यानी जब किसी को एक बार एपनिया हो गया, यानी उसकी जो सांस लेने की जो क्षमता है वो प्रभावित होने लगी, तो डेफिनेटली याद रखना उसके तुरंत बाद बहुत तेजी के साथ में सांस लेने की प्रोसेस होती है, इसलिए हाइपर वेंटिलेशन होता है, यानी उसके लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, मोटिवेट होकर काम करना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेवल को अंदर पहुंचाया जा सके। हमको सफोकेशन होता है तो हम बोलते हैं खिड़की दरवाजा खोलते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन की हमको जरूरत है, ये वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा आप रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को सपोर्ट करते हो, ठीक है, वो यही एपनिया के लेवल पर होती है, ठीक है। अगर एपनिया आफ्टर हाइपर वेंटिलेशन हो जाए तो यानी आपको बहुत सारी ऑक्सीजन लेवल मिल रही, बहुत सारी सांस मिल रही, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद एपनिया हो जाए तो ये तो थोड़ा सोचने वाली बात है ना, कि भाई जब आपको ऑक्सीजन लेवल पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, आप रेस्पिरेशन पर्याप्त मात्रा में कर रहे हो, लेकिन उसके बाद अगर एपनिया हो रहा है तो हाइपर वेंटिलेशन के बाद भी एपनिया उत्पन्न होता है दोस्तों, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के कारण होता है। माइंड कीजिएगा इस बात को, आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी ब्लड में ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम है, इसलिए यदि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है तो भी, अगर कम होता है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के कारण ऐसा होता है, और हाइपर वेंटिलेशन के दौरान ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाती है, इसलिए होता है, ठीक है। यदि बहुत ज्यादा हाइपर वेंटिलेशन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बाहर निकाल दिया आपने, अब जितनी बॉडी में जरूरत है उतनी तो मिली नहीं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और यही रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है और उसका नंबर भी कम हो जाता है। याद रखना दोस्तों, यही कारण है जो रेस्पिरेटरी सेंटर को जो स्टिमुलेट करता है, अभी हमने देखा था कि हाइपोक्सिया में रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है, लेकिन यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में हो जाएगी, रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेशन करने का नंबर भी कम हो जाएगा, और ये कारण है कई डिसीजेस में ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है जिसका डायग्नोसिस आपको करना पड़ेगा, इसीलिए एपनिया हो जाता है दोस्तों। एपनिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होता है और रेस्पिरेशन फिर से स्टार्ट हो जाता है। यानी ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसकी लिमिटेशन है, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसकी लिमिटेशन है, ब्लड में इतना इतना मात्रा होना चाहिए, इससे ज्यादा मात्रा नहीं होना चाहिए, अगर होगा वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसलिए याद रखने की जरूरत है दोस्तों। इसको एपनिया को, हाइपर वेंटिलेशन को आप समझ के चलिएगा, है ना। जब ऑक्सीजन की कमी होती है, एपनिया होता है, तब वहां पर हाइपोक्सिया के लेवल पर ये कंडीशन डेवलप होती है। इसके विपरीत अगर हाइपर वेंटिलेशन होता है, उसके कारण भी एपनिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के कारण। याद रख लेना इस बात को, यही एक अच्छे इलेक्ट्रोमेकेनिक फिजिशियन की पहचान होती है कि वो कैसे पहचाने कि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल ज्यादा है या कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज्यादा है या कम है, ये दोनों चीजें यहाँ पर उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगी, और जब वो ऑब्जर्व करना सीख जाएगा, वहीं पर सारे प्रोटोकॉल उसके ऑटोमेटिकली रिजनरेट कर जाएंगे दोस्तों, ठीक है। दूसरा होता है डिग्लूटिशन एपनिया, यानी निगल रहे और एकदम से सांस रुक गई, ठीक है। डिग्लूटिनेशन के दौरान ब्रीदिंग का अरेस्ट होना डिग्लूटिनेशन एपनिया का कंडीशन कहलाता है। सोलह निगलने के दौरान, जब आप कुछ खाते हो या पीते हो, आप निगलते हो उसको, उस दौरान आपका रेस्पिरेशन कुछ क्षणिक लेवल पर ब्लॉक होता है, रुकता है, उस कंडीशन को डिग्लूटिशन एपनिया कहते हैं दोस्तों। इसको भी समझते चलो, कई पेशेंट इसको नहीं समझते, इसी को बीमारी समझकर आ जाते हैं आपके पास, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों में ये छोटा होता है, कुछ लोगों में प्रोलॉन्ग होता है, लंबा होता है। तो ये डिग्लूटिनेशन की जो फेरिंजियल स्टेट होता है, यानी फेरिंक्स के लेवल से जब आता है, उस स्टेट के दौरान रिफ्लेक्सेस उत्पन्न होते हैं दोस्तों। जब बोलस को फेरिंक्स से इसोफेगस में पुश किया जाता है, डिग्लूटिनेशन की जो फेरिंजियल स्टेज होती है, इसी दौरान यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है दोस्तों कि बोलस लैरिंक्स के माध्यम से रेस्पिरेशन पैसेज में ना एंटर कर जाए, इसीलिए सीरियस कंडीशन हो जाती है जिसको आप बोलते हैं चोकिंग, ठीक है। अगर किसी कारणवश अगर बोलस बहुत सॉफ्ट होता है, लैरिंक्स में चला गया, आप देखते हो ना एकदम ठसका लगता है आपको, ठीक है, ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है दोस्तों। कई बार लैरिंक्स में चला गया, चोकिंग हो जाएगी, ब्लॉकिंग हो जाएगी, ठीक है। ये डिग्लूटिनेशन एपनिया के द्वारा प्रिवेंट होता है। यही डिग्लूटिनेशन एपनिया जो होता है, वो इसको प्रिवेंट करने का काम करता है। होता क्या है, जो एपिग्लॉटिस होता है, जो बुक्कल कार्ड वगैरह जो आपकी हुआ है, एपिग्लॉटिस का लेवल, एपिग्लॉटिस जब आप कुछ निगलते हो, एपिग्लॉटिस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ब्लॉक कर देता है, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ओपन हो जाता है, बहुत आसानी से फूड कंटेंट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, इसोफेगस में आ जाता है। लेकिन कई बार वहां पर थोड़ा बहुत खुला रह जाता है, तो जो फूड कंटेंट है वो लीकेज करके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है और आपको ठसका लगता है, रिफ्लेक्स जनरेट होता है, ठीक है, आपका खाना वापस बाहर निकलता है। याद रखना, ये डिग्लूटिनेशन एपनिया के द्वारा वहां पर प्रिवेंटेड होता है। इसके दौरान लैरिंक्स का जो एपिग्लॉटिस है, वो बैकवर्ड मूवमेंट के द्वारा वहां पर इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लोज करने का काम करता है। यदि ये क्लोजिंग का कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप मान के चलिएगा डिग्लूटिनेशन एपनिया आपको डेवलप हो जाता है। ये बहुत कॉमन कंडीशन है इंडिया में। जो लोग जल्दी खाने का काम करते हैं, जल्दी पीने का काम करते हैं, हाफसी जैसे बहुत खाते हैं, उन लोगों में बहुत कॉमन आपको देखने को मिलेगा, और यही कारण है ऐसे लोगों में बहुत सारे जो डेवलपमेंटल डिफेक्ट है वो आपको देखने को मिलता है। चौथा होता है वीगल एपनिया। वीगल एपनिया एक एक्सपेरिमेंटल एपनिया होता है दोस्तों। ये एक प्रकार से एक्सपेरिमेंटल एपनिया होता है, जो कि एनिमल में वेगस नर्व के दोस्तों
स्टिमुलेशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। याद रखना, वेगस नर्व के स्टिमुलेशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। इंस्पायरेट, जितने भी आपके इंस्पायरेट सेंटर होते हैं उनको इनहिबिट कर देता है और उसी के कारण एपनिया के कारण वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है दोस्तों। ये कंडीशन बहुत आसानी से, आप जब रेस्टिंग कंडीशन में आते हो तो हार्ट के ऊपर डोमिनेंसी हो जाती है वेगस नर्व की, और ये आपके रेस्पिरेटरी प्रोसेस को इनहिबिट करने का काम करता है। वो कहलाता है दोस्तों रेस्पिरेटरी आपका एपनिया। ठीक है, वीगल एपनिया के नाम से जानते हैं। एक नॉर्मल प्रोसेस है, जब हार्ट फिर काम करना शुरू करता है तो वहां पर फिर से वेगस नर्व का डोमिनेंस खत्म हो गया, ऐसे नोड एवी नोड के द्वारा स्टिमुलेशन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फिर हार्ट का फंक्शन वहां पर मोटिवेट होता है, जो डिमांड बढ़ाता है, तो वहां पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का काम जो होता है बहुत तेजी के साथ स्टिमुलेट हो जाता है। ये प्रोसेस है जो एक नॉर्मल बैलेंस बनाता है, इसीलिए मैंने कहा दोनों के बीच में रिलेशन होता है। एड्रेनलिन एपनिया, ये बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। जो एड्रेनलिन एपनिया होता है वो एपनिया होता है दोस्तों जो कि एड्रेनलिन इंजेक्शन के द्वारा उत्पन्न होता है। यानी आपने किसी को एड्रेनलिन इंजेक्शन लगा दिया, एड्रेनलिन का एडमिनिस्ट्रेशन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर में बहुत ही मार्क इंक्रीज कर देता है। आपने एड्रेनलिन लगाया, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये इसलिए होता है कि ये बैरोरिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देता है जो एओर्टा के पास लेवल पर पाया जाता है, और जब ऐसा होगा ये वैसोमोटर सेंटर को जो रिफ्लेक्स होता है उसको इनहिबिट कर देता है। अब जब वैसोमोटर सेंटर का जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो इनहिबिट हो जाएंगे तो रेस्पिरेटरी सेंटर को भी इनहिबिट कर देगा, इसी के कारण ब्लड प्रेशर फॉल होता है और एपनिया हो जाता है। ठीक है, इसी मैकेनिज्म को हथियार बनाकर मॉडर्न साइंस लो बीपी को कम करता रहता है, लेकिन दोस्तों ये डेंजरस होता है। यदि रिकरेंटली लो बीपी किसी को होता है तो बार बार एपनिया डेवलप होगा, एक बार परमानेंट एपनिया हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, अगर उस पेशेंट में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुई, वीकनेस हुई, आगे जाकर उसको परमानेंट होगा और कई बार डेथ भी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जब आप टेबल प्रैक्टिस की बात करते हो तो ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के आधार पर था, लेकिन जब आप क्लिनिकली देखते हो कि हाँ भाई क्लिनिकल हम टेबल प्रैक्टिस में देख रहे हैं यार, हमको तो अलग अलग नजर आ रहा है, तो जब आप एपनिया को क्लासिफाई करते हो तो सर्जरी के हिसाब से, पर्टिकुलर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के हिसाब से जब आप डिवाइड करते हो तो क्लिनिकल एपनिया को 3 स्टेजेस में 3 टाइप में क्लासिफाई करते हो। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया जो किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो रहा है, दूसरा होता है सेंट्रल एपनिया और तीसरा हो रहा है मिक्स्ड एपनिया। ठीक है, तीनों के कैरेक्टर अलग अलग, और तीनों के कैरेक्टर को डायग्नोस करके आप बहुत ही परफेक्टली डायग्नोस कर लेते हो कि यार ये नहीं इसके कारण ही, ये इसके कारण कनेक्ट है, आप तुरंत वहां पर उसका प्रोटोकॉल जनरेट करते हो दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया। जो ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर किसी प्रकार से ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसके कारण डेवलप होता है। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन मेनली किसके कारण होता है? यदि कोई एक्सेसिव टिश्यू ग्रोथ हो जाए। ठीक है, मेनली जब एक्सेसिव टिश्यू ग्रोथ होती है, जैसे कि टॉन्सिल हो गए, जैसे कि एडिनॉइड्स हो गए, ठीक है, ये कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया होता है, वो होता है स्लीप एपनिया। ठीक है, याद रखना, अभी हमने देखा था नेजल पॉलिप में। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर टॉन्सिल डेवलप हो रहा है, एडिनॉइड्स डेवलप हो रहे हैं, नेजल पॉलिप डेवलप हो रहा है, और कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया होता है, वो सबसे कॉमन होता है स्लीप एपनिया, यानी सोते सोते एपनिया हो गया। कई बार ये स्लीप एपनिया हार्ट अटैक का कारण बनता है। ठीक है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हार्ट को अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन लेवल नहीं मिलेगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस का कनेक्शन नहीं मिलेगा, तुरंत वहां पर स्लीप एपनिया होता है और बहुत डेंजरस हो जाता है। याद रखना दोस्तों, स्लीप एपनिया में ब्रीदिंग का टेम्परेरी स्टॉपेज होता है। ठीक है, जो कि तेजी से स्लीप के दौरान उत्पन्न होता है, और ये स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग एसडीबीपी कहलाता है। ये उन लोगों को सबसे कॉमन नजर आएगा दोस्तों जो ओवरवेट होता है, यानी आपको पता है 1 फीट पे 12 किलो वजन होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को 1 फीट पे 12 किलो वजन से ज्यादा होता है उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, ठिंगने हैं, हाइट कम है लेकिन वेट ज्यादा है। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण मेजर कॉज होता है दोस्तों। ठीक है, तो जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन हो रहे हैं उसके कारण मेजर कॉज के रूप में सामने आता है, इसे हम स्लीप एपनिया भी कहते हैं। ठीक है, जिस कंडीशन में एयरवे में एक्सेस टिश्यू ग्रोथ होती है। ठीक है, एयरवे में एक्सेस टिश्यू ग्रोथ होती है, जैसे कि इनलार्ज टॉन्सिल्स हो गया, लार्ज टंग, किसी किसी की बड़ी टंग होती है। स्लीप एपनिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है लाउड स्नोरिंग। आप जब सोते हो, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्नोरिंग करता है, नाक से बहुत आवाज आती है, आप समझ जाइए कि इसको स्लीप एपनिया, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, स्नोरिंग यदि बिना स्लीप एपनिया के होती है दोस्तों, याद रखना, स्नोरिंग यदि बिना स्लीप एपनिया की होती है तो उसे स्लीप सिंपल या प्राइमरी स्नोरिंग के नाम से जानते हैं। सिंपल या प्राइमरी स्नोरिंग है, जो आपका यूला है वो पर्टिकुलर वाइब्रेट कर रहा है, इसके कारण स्नोरिंग आपको सुनाई देगी। किंतु स्लीप एपनिया के साथ अगर स्नोरिंग होती है दोस्तों, बहुत ही सीरियस कंडीशन है, सावधान होने की जरूरत है, ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है। यदि ये अनकंट्रोल्ड होती है, अननोटिस होती है दोस्तों, तो इसके कारण हाइपरटेंशन कभी भी नाइट में डेवलप हो जाएगा जबकि आप रिलैक्स स्टेट में हो, हाइपरटेंशन डेवलप होगा और हार्ट फेलियर या ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, हार्ट फेलियर या ब्रेन स्ट्रोक होने में तुरंत उसको देरी नहीं लगी। हार्ट फेलियर और स्ट्रोक का मेजर कारण आज की वर्तमान परिस्थिति में यही स्लीप एपनिया देखा जा रहा है। ठीक है, ये बेस्ट अप्रोच होती है जो आपको मुझे समझना है।
ठीक है। तो पेशेंट जब भी स्नोरिंग का आता है, आप उसको पूछिए कि आपको नाइट में ऐसा लगता है स्लीप एपनिया जैसे, ये कैरेक्टर पूछिए, अगर है तो आप ईसीजी तुरंत कराइए। हार्ट फेलियर या स्ट्रोक का कारण तो नहीं हो रहा है, याद रखना मेरी बात, ठीक है। सेंट्रल एपनिया बहुत कॉमन होता है दोस्तों। सेंट्रल एपनिया ब्रेन डिसऑर्डर के कारण होता है। माइंड, जितने भी सेंट्रल एपनिया होते हैं ब्रेन के सेंट्रल पोर्शन से डेवलप होता है। इसमें जब आपका रेस्पिरेटरी सेंटर अफेक्टेड होता है ना, वो रेस्पिरेटरी सेंटर यहाँ पर इससे लिंक करता है। ये स्पेशल याद रखना, प्रीमेच्योर बेबीज में कॉमन रूप से दिखता है। जितने भी प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं उनमें बहुत कॉमन रूप से ये देखने को मिलता है। इसीलिए याद रखना, जब भी कभी आपको प्रीमेच्योर बेबी का कोई केस हैंडल होता है तो उसमें सेंट्रल एपनिया का टिपिकल फीचर होता है ब्रीदिंग के बीच में शॉर्ट पुश, ठीक है। यानी आप ब्रीदिंग ले रहे हो, एकदम रुक रहा है, फिर ब्रीदिंग ले रहे हो, फिर रुक रहा है। ये शॉर्ट फीचर ब्रीदिंग का आपको शॉर्ट पुश के रूप में वहां पर देखने को मिलेगा। ये सीधा कहलाएगा सेंट्रल एपनिया, ठीक है। और ये उन बच्चों में होता है जो वहां पर प्री टर्म बेबीज होते हैं, इसलिए आपको ये बेसिक साइंस वहां पर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा होता है मिक्स्ड एपनिया। मिक्स एपनिया सेंट्रल और ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ पाया जाता है। जितने भी प्रीमेच्योर बेबीज होता है उनमें यूजुअली पाया जाता है। फुल टर्म इन्फेंट्स में भी कभी कभी देखने को मिलता है। ये डेवलपमेंट उस प्रोसेस में वहां प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता, इसलिए देखने को मिलता है। जितने भी मिक्स एपनिया का मेन रीजन होता है दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम या वहां पर ब्रेन का अंडर डेवलप होना। याद रखना, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्रेन का अंडर डेवलप होना या इमेच्योर होना, और इसी के कारण जो ब्रीदिंग कंट्रोल एबनॉर्मल होता है, ठीक है। इसी के कारण जो ब्रीदिंग का कंट्रोल होगा बिल्कुल एबनॉर्मल होता है, यानी वहां पर रेस्पिरेटरी सेंटर वहां पर डेवलप ही नहीं होता, ठीक है। इसीलिए ब्रीदिंग का जो कंट्रोल होता है बिल्कुल एबनॉर्मल होता है। ये सारी प्रोसेसेस यहाँ पर आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगी। और यही चीज आपको मैं बार बार कहता हूँ कि जब फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ही आपको पता नहीं है तो आप क्या प्रोटोकॉल करेंगे। लेकिन आप और मैं मिलकर उस कमी को दूर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं। मैंने ये चीज अपनी टेबल प्रैक्टिस में देखी है भाई, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे गुरुओं ने तो कभी नहीं कहा ये दे दे ये दे दे हो गया, ठीक है। लेकिन जब मैं देता था, अभी कब क्या चेंज करूंगा मैं, मेडिसिन कैसे चेंज करूंगा, फायदा हो गया, कई बार नहीं होता है, क्या करोगे, कैसे करोगे। ये वहां पर ब्रीदिंग का कंट्रोल जब एबनॉर्मल होगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करूँ। कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं क्या दूं यार, है ना। कई लोग केवल रिपोर्ट 8 साल पुरानी रिपोर्ट है वो डाल दी और ग्रुप पे पूछते हैं साहब प्रोटोकॉल बताओ। भाई मैं अंतर्या में तो 8 साल पहले क्या हुआ था उसको अभी क्या है, मैं डिफरेंस नहीं बता सकता तो मैं प्रोटोकॉल क्या बताऊंगा। अगर मैं बता भी देता हूँ तो मेरे जैसा बेवकूफ इंसान नहीं है, क्योंकि उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका केस बिगड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए अपना दिमाग लगाना, इन सारी चीजों को समझना और प्रैक्टिकल वहां पर यूज करना, मेरा मानना है आपसे बेटर रिजल्ट किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे ज्यादा आपकी टेबल प्रैक्टिस को अफेक्ट करता है। सर आप कहते हो हाइपर वेंटिलेशन, हाइपो वेंटिलेशन होता क्या है, ये क्लियर करो, ठीक है। मेरे को लास्ट टाइम में मैंने इसको शॉर्ट में लिया था तो फिर मैंने इसको थोड़ा बड़ा बनाया, समझा और उसको आपको डिमोन्स्ट्रेट किया। याद रखना, हाइपर वेंटिलेशन का मतलब होता है फोर्सफुल ब्रीदिंग के कारण पल्मोनरी वेंटिलेशन का इंक्रीज हो जाना, ठीक है। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब होता है फोर्स ब्रीदिंग के कारण पल्मोनरी वेंटिलेशन का इंक्रीज हो जाना, ठीक है। इसे ओवर वेंटिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसको ओवर वेंटिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। यानी जरूरत से ज्यादा डिमांड हो रही है बॉडी को और जरूरत से ज्यादा वहां पर ओवर वेंटिलेशन हो रहा है, यानी आप सब दरवाजे खिड़की खोल दो, बहुत ज्यादा हवा अंदर आने दो, ठीक है। याद रखना दोस्तों, हाइपर वेंटिलेशन में ब्रीदिंग का फोर्स और उसकी रेट दोनों इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। जब हाइपर वेंटिलेशन होता है तो हाइपर वेंटिलेशन में ब्रीदिंग का फोर्स और रेट दोनों इंक्रीज होता है, ठीक है। यानी जब आप हाइपर वेंटिलेशन में जाएंगे, जो ब्रीदिंग का फोर्स होगा, ब्रीदिंग का जो रेट होगा, दोनों इंक्रीज हो जाता है। और यही कारण है लंग्स के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इन और आउट होता है, ठीक है। यानी जब हाइपर वेंटिलेशन में होगा, ब्रीदिंग का फोर्स और रेट जब तेजी से बढ़ेगा तो ज्यादा हवा अंदर आएगी, ज्यादा हवा बाहर जाएगी। इसलिए पल्मोनरी वेंटिलेशन ग्रेट एक्सटेंट में इंक्रीज होता है, बड़ी मात्रा में वो इंक्रीज होता है और ज्यादातर प्राय हाइपर वेंटिलेशन के कारण। याद रखना, इसी हाइपर वेंटिलेशन के कारण पेशेंट डिजीनेस में चला जाता है। याद रखना, पेशेंट का मेन सिम्टम होता है डिजीनेस, डिस्कम्फर्ट, चेस्ट पेन, ये तीनों चीज होती है। आपको यही समझना है, इसको हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, इसी के कारण इसको डिजीनेस हो रहा है, इसी के कारण डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इसी के कारण चेस्ट पेन हो रहा है। ये डायग्नोस्टिक टूल है और यही हाइपर वेंटिलेशन कई बार हम मिसलीड कर जाते हैं। मिसलीड करने के बाद हम वहां पर उसको क्योर ही नहीं कर पाते, ठीक है। आपको याद रखना है कि हाइपर वेंटिलेशन जब हो रहा है, यहाँ पर ब्रीथिंग का फोर्स और रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज है, आपको उसको रिड्यूस करना है। जैसे रिड्यूस होगा, डिजीनेस क्योर, डिस्कम्फर्ट क्योर, चेस्ट पेन क्योर। इसलिए कोई भी चेस्ट पेन का केस आता है, सबसे पहले देखो इसको हाइपर वेंटिलेशन तो नहीं होता, व्याकुलता है, अनइजीनेस फीलिंग हो रहा, डिजीनेस हो रहा, आप देखो इसको क्या प्रॉब्लम। अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सबसे पहले हाइपर वेंटिलेशन को बैलेंस कीजिए। आपको ज्यादातर केवल इतना याद रखना है कि भाई हाइपर वेंटिलेशन में हो क्या है लंग्स में, है ना। हाइपर वेंटिलेशन ज्यादातर एक्सरसाइज जैसी कंडीशन में उत्पन्न होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड के कारण रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हो रहा है, याद रख लेना इस बात को।
एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड के कारण रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हो रहा है, इसीलिए वॉलेंटरी भी हाइपर वेंटिलेशन प्रोड्यूस होता है। आप इच्छित तौर से भी हाइपर वेंटिलेशन प्रोड्यूस करते हो, इसे आप वॉलेंटरी हाइपर वेंटिलेशन के नाम से जानते हो। ठीक है, याद रखना सबसे बड़ी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर आपकी बॉडी में ज्यादा हो गई आपको हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा। माइंड करना इस बात को, ये हमेशा याद रखना। आपको क्या करना है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है बस। आपने जैसे ही बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का वहां पर सैचुरेशन होना शुरू हो जाएगा, उसका एक्सप्रेशन शुरू हो जाएगा और एक नॉर्मल बैलेंस बॉडी के अंदर बन जाएगा। इसीलिए हाइपर वेंटिलेशन यहाँ पर प्रमोट होता है। जब आप हाइपर वेंटिलेशन के इफेक्ट को देखोगे तो आपको क्लिनिकली ये देखना पड़ेगा कि हाइपर वेंटिलेशन के दौरान एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो गई। ठीक है, याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वॉश आउट हो रही है और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। माइंड करना, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा वॉश आउट हो रही है और पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो ब्लड में रिड्यूस हो रहा है और इसी के कारण रेस्पिरेटरी सेंटर का सप्रेशन हो रहा है। जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन का वो सप्रेस हो रहा है और इसी के कारण एपनिया हो रहा है। ठीक है, इसी के कारण एपनिया डेवलप हो रहा है और एपनिया के बाद में जो चीन स्ट्रोक टाइप ऑफ पीरियडिक ब्रीदिंग होती है दोस्तों, और ये चीन स्ट्रोक ब्रीदिंग के पीरियड के बाद नॉर्मल रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, यानी रुक रुक के ये जो ब्रीदिंग होती है घबरा देती है सामने वाले को, यार ये क्या हो रहा है, एकाएक इसको ये क्या हो रहा है। ये चीन स्ट्रोक टाइप ऑफ पीरियोडिक ब्रीदिंग है जो वन बाय वन कंडीशंस डेवलप करती है और उसके बाद नॉर्मल रेस्पिरेशन वहां पर रिस्टोर हो जाता है। और यही कंडीशन दोस्तों जब आपको देखने को मिलेगी तो आपकी सारी प्रोसेसेस नॉर्मल वे में हो जाएगी यदि आपने यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो यहाँ पर S10, S5, P1, C1 और B ये सबसे बेटर मेडिसिन होती है। इनके द्वारा ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होता है और मेंटेन होकर D5 में देने पर नॉर्मल प्रोसेस में जनरेट होता है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो सर्कुलेशन होता है वो बैलेंस हो जाता है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट। अगर स्मेल में आप नेबुलाइज को स्मेल करा दोगे C5, P1, F1W को D4 में, आप मान के चलो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बहुत इजीली सॉल्व होती है दोस्तों। ठीक है, ये हाइपर वेंटिलेशन की बात हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरी बात करते हैं हाइपो वेंटिलेशन। ठीक है, अब हाइपो वेंटिलेशन कम क्यों हुआ, शॉर्ट में समझिए फिर बड़ा करते हैं। हाइपो वेंटिलेशन जब डेवलप होता है वो कब होता है, जब आपको हाइपरकैप्निया हो जाए, है ना, हाइपोक्सिया हो जाए। हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया जब दोनों कंडीशन एक साथ डेवलप होती है आपको हाइपोवेंटिलेशन होता है। क्या होगा इस कंडीशन में, जो रेस्पिरेशन का फोर्स और रेट इंक्रीज हो जाए। ठीक है, रेस्पिरेशन का फोर्स और रेट इंक्रीज हो जाता है, इसी कारण आपको क्या होता है, डिस्निया होता है, सांस लेने में डिफिकल्टी, ब्रीदिंग। आप कैसा महसूस करते हो, लिथार्जी, एकदम लिथार्जी फीलिंग करते हो। कई बार यही लिथार्जीनेस आपको सीधे कोमा में ले जाती है और कोमा के कारण डेथ हो जाती है। जितने भी पेशेंट जिनको प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती है वो कोमा में जाते हैं और डेथ के लेवल पर चले जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण हाइपोवेंटिलेशन होता है। यानी उसको या तो एटमॉस्फेयर पूरा पैक है, सफोकेशन हो रहा है, या उसको अपने आप में बॉडी के लेवल पर सफोकेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल नहीं होता, इसीलिए हाइपोवेंटिलेशन में तुरंत ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। याद रख लेना इस बात को। हाइपोवेंटिलेशन पल्मोनरी वेंटिलेशन में डिक्रीज होने को कहते हैं। जो आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है उसमें डिक्रीज होना, यानी ब्रीदिंग के फोर्स और रेट में डिक्रीज के द्वारा कॉज होता है। याद रख लेना इस बात को। यहाँ पर क्या होगा, जो ब्रीदिंग का फोर्स होता है, जो रेट होता है, उसका डिक्रीज होना हो रहा है, लेकिन याद रखना यहाँ पर जो एयर का अमाउंट लंग्स में इन और आउट होता है वो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन अंदर तो बढ़ा हुआ है। ठीक है, रेस्पिरेशन का फोर्स और रेट अंदर के साइड से बढ़ा हुआ है, लेकिन वहां पर जो एयर का अमाउंट जो लंग्स में इन और आउट हो रहा है वो रिड्यूस हो चुका होता है, इसलिए यहाँ पर ये इंक्रीज फिनोमिना होता है। इसलिए जब हाइपोवेंटिलेशन को कॉज किया जाएगा तो याद रखना हाइपोवेंटिलेशन तब उत्पन्न होता है जब रेस्पिरेटरी सेंटर सप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर को किसी कारण में सप्रेस कर दिया जाता है, या कुछ ड्रग का आप ले रहे हो आपको पता नहीं है, उस ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रेस्पिरेटरी सेंटर सप्रेस हो रहा है। ये रेस्पिरेटरी मसल्स के पार्शियल पैरालिसिस के कारण होता है दोस्तों। याद रखना रेस्पिरेटरी मसल्स के पार्शियल पैरालिसिस के कारण भी होता है, यानी वहां पर नर्व का स्टिमुलेशन नहीं होगा। ठीक है, नर्व का स्टिमुलेशन नहीं हो रहा, इसलिए आप समझते हो ना C5, P1, F1W, देखो आप C5, F1W तीनों यहाँ पर नर्व का है और P1 ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, इसलिए यहाँ पर ये सारी प्रोसेस देखने को मिल रही है। जब हाइपोवेंटिलेशन होता है तो हाइपोक्सिया के साथ साथ हाइपरकैप्निया, ठीक है, हाइपरकैप्निया का डेवलपमेंट के कारण ये कंडीशन डेवलप हो रही है और ये कारण है रेस्पिरेशन के फोर्स और रेट को इंक्रीज कर देता है। यही कारण है कि जब यहाँ पर हाइपरकैप्निया डेवलप हो रहा है और उसके साथ हो रहा है तो रेस्पिरेशन के फोर्स और रेट को इंक्रीज करता है और इसी के कारण डिस्निया डेवलप होता है। और सीवियर कंडीशन के कारण जब वहां पर लंबे समय तक डिस्निया रहा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग रही, आप देखो ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगी और इसी सीवियर कंडीशन के कारण लेथार्जीनेस आता है, बॉडी में वर्क करने के लिए ऑक्सीडेशन ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है। ठीक है, इसी कारण जो सारा पार्ट जो होता है कोमा में जाता है और फिर अंत में डेथ हो जाती है। ये बहुत कॉमन इफेक्ट होता है हाइपोवेंटिलेशन का। इसलिए जैसे हाइपोवेंटिलेशन में आता है केवल और केवल एक काम करिएगा, पेशेंट को बचाना तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाइएगा।
उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, हाइपो वेंटिलेशन आराम से बिना किसी तकलीफ के आप ठीक कर दोगे। ठीक है, कोरोना के लेवल पर आपने क्या करा था? कोरोना के लेवल पर आपने देखा था PCO2 लेवल बढ़ गया, PO2 लेवल घट गया, है ना, बहुत घट गया था, 40 45 लोग लेकर आ रहे थे, आपने फटाफट बढ़ा दिया। क्या करा आपने? हाइपो वेंटिलेशन को ठीक किया। आप देख रहे थे ना, आदमी कोरोना से नहीं मर रहा था, हाइपो वेंटिलेशन की वजह से कोमा और डेथ में जा रहा था, है ना। इस हाइपो वेंटिलेशन को कवर नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, और हम लोग वहां पर सिलेंडर के पीछे पड़े हुए थे, हॉस्पिटल के पीछे पड़े हुए थे। हमने कई लोगों को गांव में घर बैठे, जिनका 42, मेरा सबसे कम 42 PO2 का लेवल था, सबसे कम, 24 घंटे के अंदर 94 95 पे ले आया। 48 से 72 घंटे बाद देयर इज नो फीवर, नो कफ, ऑलमोस्ट रिलीफ, उसके बाद में पेशेंट रिकवरी के लेवल पर आया। इसलिए ये सारी प्रोसेस आपको दिखना है, समझना है, और यही टेबल प्रैक्टिस का सबसे बड़ा स्रोत होता है, जो टेबल प्रैक्टिस में आपके और मेरे द्वारा जनरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हाइपोक्सिया। याद रखना दोस्तों, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी होना, हाइपोक्सिया। ठीक है, जब हाइपोक्सिया डेवलप होता है, ये वो कंडीशन होती है दोस्तों जिसमें टिश्यू में, याद रखना, जिसमें टिश्यू में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, यानी आपके टिश्यू में ऑक्सीजन है ही नहीं, बहुत कम है। अब टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, आपकी डेली एक्टिविटी के लिए एनर्जी की जरूरत है, होगी कहां से होगी? डेवलप नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, हाइपोक्सिया का मतलब होता है टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होना। तो फिर एनोक्सिया क्या हुआ? एनोक्सिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी वहां पर उसको बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिले, एनोक्सिया होता है। ओल्डर डेज में एनोक्सिया शब्द यूज होता था, और इसीलिए संभव नहीं होता कि बॉडी में ऑक्सीजन की टोटल एब्सेंस हो जाए, बिल्कुल संभव नहीं होता। इसलिए मॉडर्न साइंस ने उस एनोक्सिया को हटाकर उसको हाइपोक्सिया नाम दिया। ठीक है, इसलिए याद रखना दोस्तों, लिविंग कंडीशन में यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाए तो आप मान के चलो कि वो तो मर जाएगा। इसलिए इस टर्म को अबंडन कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, और वहां पर इसको हाइपोक्सिया का नाम दिया गया। ठीक है, और हाइपोक्सिया के रूप में आजकल इसको याद किया जाता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी हाइपोक्सिया यानी डिस्निया। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जब आप हाइपोक्सिया के कॉज देखोगे बहुत सारे कारण है, लेकिन मैं 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको बता रहा हूं जो हाइपोक्सिया को कॉज करते हैं। ठीक है, 4 फैक्टर जो डायरेक्टली हाइपोक्सिया को कॉज करते हैं। जब भी आपके पास हाइपोक्सिया का पेशेंट आएगा, ये 4 कैरेक्टर को आप ऑब्जर्व करिएगा। सबसे पहले उसके आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन टेंशन क्या है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई। ठीक है, तो आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन टेंशन को देखना है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड ऑक्सीजन के साथ जुड़कर हीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बढ़ाता है, वो कैरिंग कैपेसिटी क्या है, यानी ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या है। तीसरा, वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो, क्या ब्लड गाढ़ा है, क्या ब्लड पतला है, यदि गाढ़ा है तो फ्लो स्लो करेगा, पतला है तो हीमोग्लोबिन का भी तो ऑक्सीजन कम मिलेगी उसको। ठीक है, दोनों कैरेक्टर आपको देखना है कि वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो क्या है। ठीक है, और चौथा होता है, चलो ऑक्सीजन वगैरह सेल उसका उपयोग कर पा रही है क्या, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल, यानी सेल के द्वारा उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन उपयोग हो पा रहा है क्या, अगर नहीं हो पा रहा प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन का टेंशन कितना है। ठीक है, दूसरा, ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, ब्लड कितना लेकर जा सकता है, ब्लड फ्लो की वेलोसिटी क्या है, गाढ़ा है या पतला है, और सेल में सेल के द्वारा ऑक्सीजन की जो यूटिलाइजेशन की जो कोशिश होती है, उपयोग करने की जो क्षमता होती है, वो है कि नहीं, ये 4 चीज यहाँ पर डिपेंड करता है। लेकिन इन चारों के अतिरिक्त हाइपोक्सिया को डिवाइड किया जाता है, ये कारण है हाइपोक्सिया डेवलप होने के। लेकिन काजेस के ऊपर हाइपोक्सिया को, इन 4 काजेस के लेवल पर हाइपोक्सिया को 4 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, जो क्लिनिकल टाइप होता है, जो आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चारों चीज को आपको इसी लेवल पर देखना है, तभी आप वहां पर डायग्नोस कर पाओगे। पहला होता है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, याद रखना, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। दूसरा होता है दोस्तों एनीमिक हाइपोक्सिया, यानी एनीमिया के कारण, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन वातावरण में ही कम हो। ठीक है, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया और हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, सेल में टॉक्सिसिटी के लेवल। प्रत्येक प्रकार का हाइपोक्सिया एक्यूट या क्रॉनिक होता है। ठीक है, जितने भी हाइपोक्सिया होते हैं जिसमें सांस लेने की डिफिकल्टी होती है, कभी एक्यूट होता है, कभी क्रॉनिक होता है। इसलिए आप जब साइमल्टेनियसली वहां पर ट्रीटमेंट करेंगे, 2 या 2 से ज्यादा टाइप्स के हाइपोक्सिया प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए आप कंफ्यूजन होता है। और मैं क्लियरली इंडिकेशन आपको दे रहा हूं, कभी भी किसी को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में हाइपोक्सिया में हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया और हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में से 2 या 3 साथ में हमेशा पाए जाते हैं। बहुत विरले केस होते हैं कि केवल एक सिंगल हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया मिल गया, या स्टैग्नेंट मिल गया, या आपको हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया मिल गया, बहुत रेयर कंडीशन होती है। 2 या 3 एक साथ मिलते हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको मल्टीपल, इसलिए हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, एक सिंगल कारण पे काम करने वाली सिंगल मेडिसिन जैसे होम्योपैथ होता है वैसे यूज नहीं होता। हमारे पास मल्टीपल मेडिसिन, मल्टीपल प्लांट के मेडिसिन है, और जब हम उसको यूज करते हैं उसका फिर प्रैक्टिकल यूज शानदार होता है। इसलिए याद रखना, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया,
हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया वो कंडीशन होती है दोस्तों जिसमें ब्लड में जो ऑक्सीजन कंटेंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। याद रखना, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया वो कंडीशन होती है जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीज हो जाता है। इसको बोलते हैं एट्रियल हाइपोक्सिया। ठीक है, एट्रियल हाइपोक्सिया भी इसको कहा जाता है क्योंकि आर्टरी के माध्यम से ऑक्सीजन लेवल लेकर जाया जा रहा है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन करके शुद्ध ब्लड लेकर जाया जा रहा है, लेकिन वहां ऑक्सीजन कम है, इसलिए इसको आर्टेरियल हाइपोक्सिया कहते हैं। याद रखना दोस्तों, जब आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया देखेंगे, ये टेबल प्रैक्टिस में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया आर्टेरियल ब्लड में रिड्यूस ऑक्सीजन टेंशन के द्वारा कैरेक्टराइज होगा, ऑक्सीजन लेवल वहां रिड्यूस होगा, तो इसी के कारण सभी फीचर वहां पर रिमेन रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, सभी चीजें नॉर्मल होती है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए जब कभी आप हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ जब रिड्यूस ऑक्सीजन टेंशन के द्वारा कैरेक्टराइज हो रहा है, तो फीचर भी 4 फैक्टर के द्वारा काज होता है और उसी के अनुसार फीचर भी सामने नजर आएंगे। सबसे पहले भाई आप जिस वातावरण में रह रहे हो, वहां सांस ले रहे हो, तो आप वहां देखना पड़ेगा कि इंस्पायर एयर में लो ऑक्सीजन टेंशन, यानी एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन कम हो, जैसे इनफ ऑक्सीजन वो प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहा। जब एटमॉस्फेयर, आप दिल्ली में चले जाओ, कह रहे हैं ना भाई पॉल्यूशन हो गया, बड़ी बड़ी सिटीज में चले जाओ, पॉल्यूशन ज्यादा है, ऑक्सीजन लेवल कम है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा? आप देखो सब लोगों का लंग्स और अस्थमा डेवलप हो रहा है, ब्रोंकाइटिस डेवलप हो रहा है, न्यूमोनिया डेवलप हो रहा है, इन्फेक्शन सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना, इंस्पायर्ड एयर में लो ऑक्सीजन टेंशन एटमॉस्फेरिक जो वातावरण की होती है, इनफ ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हम लोगों को, इसलिए वहां पर हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है। कई बार ये कंडीशन एटमॉस्फेयर की नहीं होती है, ये हमारे बॉडी की होती है, यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो कि पल्मोनरी वेंटिलेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। जो पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, जो इनफ ऑक्सीजन को इनटेक को अलो ही नहीं करता, यानी आप वहां पर पल्मोनरी वेंटिलेशन के लेवल पर प्रभावित हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन अंदर उतनी आ रही जितनी उसको चाहिए, लेकिन यहाँ तो डिमांड बॉडी को ज्यादा है, वो उसको कंप्रोमाइज नहीं करता, और इसी कारण से ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में न आने के कारण वहां पर प्रॉब्लम डेवलप होती है दोस्तों। ये दूसरा कारण। लंग्स में इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन के साथ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एसोसिएटेड होता है। ठीक है, जो इनफ ऑक्सीजन का डिफ्यूजन अलो ही नहीं करता है, यानी लंग्स में कोई इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन की कंडीशन डेवलप हो रही है, यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे एम्फाइसीमा हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, सीओपीडी हुआ, अस्थमा हुआ, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन तो आ रही है, लेकिन वहां पर म्यूकस इतना बड़ा हुआ, कफ के कंटेंट इतने बड़े हुए कि जैसे आ रही वैसे जा रही, अर्थात इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन के साथ ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एसोसिएटेड हो रहा है। जो प्रत्येक लेवल पर जब ऑक्सीजन आप ले रहे हो, इनफ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को वहां पर डिफ्यूजन ही नहीं करने दे रहा है, अलो ही नहीं करना, तो आपको क्या करना है? S10P1 रेगुलर देना है, S10P1 भी रेगुलर देना है। जैसे रेगुलर दोगे, म्यूकस कंटेंट आपका बाहर निकलने लगेगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, एल्वियोलाई का फंक्शन बढ़ेगा, और P1 एल्वियोलाई पे काम करती है, S10 एल्वियोलाई पे काम करती है, B वहां ब्लड सर्कुलेशन को, जो पर्टिकुलर सर्कुलेशन उसको बढ़ा देगी, और इसीलिए लंग्स में इनएडिक्वेट ऑक्सीजन के साथ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जब एसोसिएटेड हो रहा है, इनफ ऑक्सीजन का डिफ्यूजन अलो नहीं कर रहा, उसको अलो कराएगी और वहां पर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा देगी। इसलिए जितने भी कार्डियक डिसऑर्डर होते हैं, याद रखें ना, मैं इसीलिए बता रहा हूं, जितने भी कार्डियक डिसऑर्डर होते हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में ब्लड पंप आउट ही नहीं होता, ठीक है, जब पर्याप्त मात्रा में ब्लड ही पंप आउट नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे हो पाएगा? प्रॉपर आपकी बॉडी के डिमांड के अनुसार ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर A3C5WB का हार्ट मसाज कराइए। ठीक है, जरूरी नहीं कि लंग्स की प्रॉब्लम है, आप हार्ट पे मसाज कराइए ताकि हार्ट पंप करेगा। लंग्स में प्रॉब्लम है तो चेस्ट ऑयल का अप्लाई कराइए, वहां पर चेस्ट ऑयल का अप्लाई कराइए, S2, C2, A2, B2, S10, ठीक है, F2 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी W, इसका अप्लाई किए, चेस्ट ऑयल करो, ठीक है। और यहाँ पर आप हार्ट में C7 का सबसे बेस्ट रिजल्ट देखा है मैंने दोस्तों, C7 को वहां A3 के साथ C5PW के साथ जब हार्ट में मसाज कराया मैंने, गोल्डन रिजल्ट मैंने देखा, ऑक्सीजन की कैरिंग, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के लेवल को बैलेंस होते देखा। इसलिए याद रखना, जब आप टेबल प्रैक्टिस में इन चीजों को देखोगे, लो ऑक्सीजन टेंशन इन इंस्पायर्ड है, यदि आप जो सांस ले रहे हो उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है, बहुत कम है। कई कंडीशन होती है दोस्तों जिसमें इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन टेंशन रिड्यूस हो जाता है, जैसे आप समुद्र तल से ऊपर पहाड़ी पे जा रहे हो, हाई एल्टीट्यूड हो रहा है, वहां देखो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, वहां के सारे लोग एकदम लाल होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? व्हाइल ब्रीथिंग एयर इन क्लोज्ड स्पेस, आप एक बंद कमरे में कई लोग मौजूद हो और वहां सांस ले रहे हो, ठीक है, वहां ओपन स्पेस, हवा आने का कोई साधन नहीं है, वहां पर जब आप क्लोज स्पेस में सांस लेंगे तब तक ऑक्सीजन वहां खत्म होना शुरू होगी, आपको डेवलप हो जाएगा हाइपोक्सिया, ठीक है। जब गैस मिक्सचर की ब्रीदिंग होती है जिसमें ऑक्सीजन और PO2 का पार्शियल प्रेशर लो होता है, ठीक है, ऑक्सीजन या PO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है लो होता है, यानी आप गैस मिक्सचर को जब स्मेल करते हो, ब्रीदिंग करते हो उस दौरान, तो इस प्रकार की कंडीशन के कारण जितने भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑक्सीजन की है वो लंग्स के अंदर एंटर नहीं कर पाती, और जब लंग्स के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी तुरंत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और यही कंडीशन यहाँ पर डेवलप होती है दोस्तों। और ये बिल्कुल
क्लियर, क्रिस्टल क्लियर प्रॉब्लम होती है जो इन कंडीशन को प्रोवाइड करती है, और उन्हीं कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपका डायग्नोसिस कंफर्म है तो आप वहां पर ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर आपका डायग्नोसिस कंफर्म नहीं है तो आप मान के चलिए कितनी भी कंडीशन आप वहां पर टैली कर रहे हैं, वो टैली कंडीशन वहां पर आप उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते हो दोस्तों, बिल्कुल आप वहां पर क्लियर नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा देखते हैं दोस्तों, लास्ट पॉइंट, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डिक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन। कोई ऐसी कंडीशन, कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है जिसमें पल्मोनरी वेंटिलेशन ही डिक्रीज रहता है। ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन बहुत सारे कंडीशन में, जैसे मैंने कहा सीओपीडी का लेवल, ठीक है, अस्थमा में रेस्पिरेटरी जो पैसेज होता है उसका ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ठीक है, मैंने कहा था ऑक्सीजन आ रही, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रही। पोलियोमाइलाइटिस में रेस्पिरेटरी मूवमेंट का नर्वस और मैकेनिकल हाइंड्रेंस होना बहुत कॉमन है, यानी किसी को पोलियोमाइलाइटिस डेवलप हुआ ना, उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बहुत वीक होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी मूवमेंट का नर्वस वीकनेस हो जाएगा, मैकेनिकल हाइंड्रेंस हो जाएगा दोस्तों, कई बार न्यूमोथोरैक्स हो जाता है, यानी वहां पर हवा भरा जाती है। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर में जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर का डिप्रेशन होना, जब ब्रेन ट्यूमर ऐसी जगह हो रहा है जहां रेस्पिरेटरी सेंटर है, उस पर वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो रेस्पिरेशन अफेक्ट हो रहा है। ये वो कारण है जो डायरेक्टली साइमल्टेनियसली हाइपोक्सिक कंडीशन को डेवलप करते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इसलिए याद रखना, इस कंडीशन में प्राय एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा की अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन लंग्स तक नहीं पहुंच पाती, सीओपीडी। ठीक है, यदि वातावरण में तो पर्याप्त मात्रा में, लेकिन जब आप सांस ले रहे हैं आपके लंग्स में ऑक्सीजन नहीं पर्याप्त मात्रा में पहुंच पा रही, दैट इज द मेजर कॉज, ये वो मेजर कॉज होता है। ठीक है, इसलिए याद रखना, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन लंग। ठीक है, लंग्स में जो ब्लड की जो ऑक्सीजनेशन की कैपेसिटी है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रही, यानी लंग्स में ब्लड की इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन उत्पन्न हो रहा है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस ही नहीं हो रही। कई कंडीशन होती है दोस्तों, जैसे कि एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या बीड़ी सिगरेट आपने खूब पी, वहां के एल्वोलाई परमानेंट डायलेट हो गए, पैरालाइज हो गए। ठीक है, एम्फाइसीमा में इंपेयर एल्वोलर डिफ्यूजन होता है, इंपेयर्ड हो जाएगा पूरा, जैसे कि फाइब्रोसिस में नॉन फंक्शनिंग एल्वोलाई की प्रेजेंस होती है। ठीक है, और जैसे कि पल्मोनरी एडिमा, अगर आपके अंदर एडिमा ऑफ स्वेलिंग हो गई, निमोनिया हो गया, पल्मोनरी हिमोरेज हो रहा, एल्वोलाई का फ्लूइड जो होता है पूर्ण रूप से एल्वोलाई को फूल कर देता है, वहां पर एल्वोलाई फिल है, पूरा म्यूकस चिपचिपापन लिक्विड सब भरा हुआ है, कहां ऑक्सीजन आएगी, कहां कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, संभव ही नहीं। ये कंडीशन में ये डेवलप होता है। ब्रोंकियो, जब आप ब्रोंक्यूलर ऑब्स्ट्रक्शन देखते हो, लंग्स कोलैप्स हो जाता है। अगर ब्रोंकस में किसी प्रकार से बहुत ज्यादा म्यूकस भरा हुआ है, आप देखो एक्सरेज में देखते हो आप, लंग्स कोलैप्स होना शुरू होता है। आपका लेक ऑफ सर्फेक्टेंट, जो सर्फेक्टेंट मैंने बताया था जो साफ करके रखता है दोस्तों लंग्स को, अगर उसकी कमी हो गई वहां पर लंग्स अफेक्टेड। एब्नॉर्मल प्यूरल कैविटी, जैसे निमोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, पायोथोरैक्स मैंने बताया था, अगर ये थोड़ा-सी कैविटी आप देख लो, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ब्रोंकिक्टेसिस, ऐसे केसेस में वीनस एडमिक्सचर का इंक्रीज हो जाना, यानी वहां पर कुछ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो जाता है, वहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वीनस मिक्सचर एडमिक्सचर होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत ज्यादा मिक्सचर होता है। इस कंडीशन में जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है और एल्वेलाई में ऑक्सीजन का जो एंट्रेंस का होना होता है, ये ब्लड में डिफ्यूज ही नहीं हो पाएगा, और जब ब्लड में डिफ्यूज नहीं हो पाएगा आपको मिलेगा नहीं तो क्या कार्डियक डिसऑर्डर डेवलप नहीं होंगे, डेफिनेटली कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी और डिफ्यूजन नॉर्मल होता है, किंतु ब्लड हार्ट में प्रॉपर्ली पंप नहीं। ठीक है, याद रखना, हार्ट में ब्लड प्रॉपर्ली पंप नहीं हो पा रहा है, यानी बॉडी से ब्लड नहीं जा पा रहा हार्ट में, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, इसलिए भी कई बार कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है जहां पर बॉडी से ब्लड हार्ट में नहीं जा पा रहा, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी और डिफ्यूजन नॉर्मल होता है, किंतु ब्लड हार्ट में प्रॉपर्ली पंप नहीं हो रहा, इसलिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप होता है। दोस्तों आज यही रखते हैं, यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।